नमस्कार। गर रूठे को मनाना आता नहीं, गर रूठे को मनाना आता नहीं, गैरों को अपनाना आता नहीं, तो सीख ले ये हुनर जिंदगी का। जी हाँ, तो सीख ले ये हुनर जिंदगी का सफर यूं गुजारा जाता नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ दिव्या। तो डीडी बिहार की इस खूबसूरत मॉर्निंग में सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दिव्या, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे जो ज़िंदगी है इसमें ज़रूरी है कि हम अपनों को नाराज़ नहीं रहने दें। तो क्यों ना आज दिन की शुरुआत इसी थॉट से की जाए, इसी विचार से की जाए कि जो भी हमारे रूठे लोग हैं उनको प्यार से मना लिया जाए और जो गैर हैं उनसे भी बहुत प्यार से हम पेश आएँ। क्यों दिव्या? बिल्कुल अर्पिता, हर सुबह हमारे लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है और जिस शख्सियत की हम बात करने वाले हैं, जिनके वचन आपको सुनाने वाले हैं, वह स्वयं में एक उदाहरण रहे हैं कि किसी भी काम को आप हिंसा के छोड़कर एक अहिंसा का रास्ता भी अपना सकते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी जी की। देखिए उनका अनमोल वचन। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मात्र रास्ता शांति ही है। अगर हमें अपने मन को शांत रखना है तो खास तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शवासन भी आप कर सकते हैं। ये ऐसे योग हैं जिनसे आपका जो मन है, जो विचलित मन है, किसी बात से परेशान मन है, उसको आप शांत रख सकते हैं। तो योग को ज़रूर समय दें और किसी भी परेशानी से इतना मत घबराएं कि आप हार मान जाए, क्योंकि हारना ज़िंदगी का नाम नहीं है। ज़िंदगी की जंग जीती जा सकती है कुछ करके। क्यों दिव्या? जी अर्पिता, बिल्कुल। और मैं फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। और इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। दरअसल इनका परिचय कराने से पहले मैं 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्केचेस की ज़रूरत पड़ती है, लकीरों की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे गेस्ट भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। परिचय करवा दूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं नीलकमल नीरज जी, जो कि एक कार्टूनिस्ट हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत स्वागत। सर, सवाल जवाब का सिलसिला चालू रहेगा, लेकिन इसके पहले हमने आपके लिए स्पेशल एक वीडियो क्लिप बनवाया है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को वीडियो क्लिप दिखवाना और समझाना कि कार्टूनिस्ट कैसे काम करते हैं और क्या कुछ उनके जीवन में घटित होता है। एक नज़र डालिए वीडियो क्लिप कर।
बिल्कुल दिव्या, अभी हमने जिस तरीके के कार्टून देखे, बहुत दिलचस्प कार्टून है, तो निश्चित रूप से संचार का जो एक माध्यम है कार्टून भी है और काफ़ी मनोरंजक माध्यम भी है कार्टून। कार्टून के माध्यम से हम किसी बात को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं और बिना ज़्यादा कुछ बोले उनको समझा भी सकते हैं। शायद इसीलिए कार्टून ऐसी विधा है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफ़ी पसंद आती है। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कार्टून के बारे में जब भी हम सुनते हैं या समझते हैं, देखते हैं, तो एक व्यंग के साथ किसी बात को रखने का जो जरिया कार्टून का है, हम आपसे समझेंगे कार्टून असल में है क्या, मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं गहराई से आपसे। अर्पिता, मैं दिव्या और अर्पिता, आप दोनों का पहले बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। और कार्टून के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा कि कार्टून एक डिज़ाइनिंग है, एक इलस्ट्रेशन का फॉर्म है और उसको आप किसी कहानी से जोड़कर, किसी संदेश से जोड़कर अपनी बात कह सकते हैं और इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है और काफ़ी व्यापक होता है। कम शब्द हैं इसमें या शब्द ना भी हों और चित्रों के द्वारा ही आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है इसके पास, बड़ी शक्ति है इसके पास, कार्टून के पास। जी नीरज जी, तो फिर आपने इस क्षेत्र में शुरुआत कब की? क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ही कठिन है। एक तो आपको खुद को समझाना होता है कि आपने इस क्षेत्र को चुना है, फिर आपको लोगों को समझाना होता है कि मुझे इसमें ही अपना प्रोफेशन बनाना है। तो आपने आखिर क्या सोचा और कितनी कठिनाइयों का सामना किया है इस क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए? दिव्या, कार्टून बनाने के पहले बड़े संघर्ष करने होते हैं, परिवार में भी, समाज में भी, कि कार्टून मैं बनाऊंगा और मुझे सहयोग मिले सभी का। तो एक संघर्ष तो वहाँ है कि आप कार्टून बनाना चाहते हैं और उसकी इजाज़त मिले परिवार में, समाज में। और मैंने 1976 में, जब 1976 में मैं 6ठी कक्षा में था, तब से मैंने कार्टून शुरू किया बनाना, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं था। मैं उस समय शुरुआत कर रहा था और 1978 में जब मैंने प्रदीप और सर्चलाइट जैसे अखबारों के लिए पॉलिटिकल कार्टून्स बनाने शुरू किए तो उसके बड़े अच्छे मानदेय मिलने लगे। उसमें जो मानदेय मिलता था मुझे, बड़ी कम कीमत थी उसकी, लेकिन उस वक्त उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। 16 रुपये एक कार्टून मिलते थे मुझे, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, ये उस समय कितनी बड़ी धनराशि होती होगी। तो ये एक अच्छा फील्ड है, अच्छा क्षेत्र है। अगर आप इसमें वो धैर्य से, वो लगन से और बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहें और समय देना पड़ेगा तो आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वजह यह है कि जो कार्टून विधा है ये किसी भी समाज में एक जागरूकता का काम करता है, आईना दिखाता है और ऐसे तरीके से दिखाता है कि आपको बुरा भी महसूस ना हो और बात भी रख दी जाए। तो कार्टून के बारे में जब आप सोचते होंगे या किसी विषय के बारे में आप तय करते होंगे कि मुझे कार्टून बनाना है, कैसे ये थॉट प्रोसेस होता है? देखिए, कोई भी आप काम करते तो एक आपका अपना थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से आप विचार करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कार्टून को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई हमें कह दे तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसमें पारंगत नहीं हैं। आप उसमें पारंगत हैं, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कार्टून बनाने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा जब कार्टून की रचना करता हूँ तो सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति का मैं कार्टून बनाना सोच रहा हूँ उसमें उसके कैरेक्टराइजेशन की बात सोचता हूँ, चरित्र निर्माण की सोचता हूँ कि उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, विशिष्टताएँ हैं जो उसको बता सके ये कैरेक्टर इसका है। या कोई बच्चा है, रोता हुआ बच्चा है, हंसता हुआ बच्चा है, तो उसमें कहाँ पर क्या किया जा सकता है। और उसके बाद उसकी एक छोटी कहानी बनाई जाती है, छोटे संदेश बनाए जाते हैं और संदेश के माध्यम से हम अपनी बात बढ़ाते हैं आगे। और कॉमिक स्ट्रिप हो, चाहे छोटे छोटे कार्टून्स हो, पॉकेट कार्टून्स हो, सब में। बिल्कुल जी सर, तो मैं सर ये भी आपसे पूछना चाहूँगी नीरज जी कि आपने जो कार्टून में अपना क्षेत्र तो आपने मतलब स्टैब्लिश कर लिया है कि आपको आप कार्टूनिस्ट हैं ही। आपने लगभग 3 दशक इस क्षेत्र में काम किया है। मैं बता दूं कि हमारा और अर्पिता का इतना उम्र भी नहीं है जितना इन्होंने काम कर रखा है, तो बात ही अलग है। सर, मैं देख सकती हूँ आप कई कार्टून भी ले आए हैं सैंपल के तौर पर, तो अगर चाहें तो सर आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाइए कि आखिर आपने क्या कुछ बनाया है, क्या कुछ रचना की है, जिससे दर्शकों को ये पता चल सके कि आखिर ये क्या है। जरूर, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे जो अभी हाल में मैंने जो कार्टून बनाए हैं उन कार्टूनों की रचना की है, उनके ये चित्र हैं।
सर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कुछ क्लिप्स हमें दिखाई अभी कार्टून के, तो अभी तक आपने कुल कितनी रचनाएं की होंगी? क्योंकि हमने पहले एक वीडियो क्लिप भी आपका देखा जिसमें आप तमाम चीज़ें लेकर आए, और उसके साथ साथ अभी भी आप बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव जो है वो ये बताता है कि रचनाएं आपने काफ़ी की हैं। तो कितनी रचनाएं की हैं और रचनाओं के पीछे मकसद क्या होता है? क्योंकि किसी भी काम के पीछे अगर मकसद बहुत खूबसूरत हो तो मुझे लगता है वो एक समाज के लिए एक अलग तरह से काम करता है। आपका क्या मकसद रहता है? मेरा उद्देश्य तो एक पहले लोगों में हास्य परोसना रहा है, व्यंग्य परोसना रहा है। फिर बाद के दिनों में जब मैं यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक सबके साथ जुड़ा करीब 20 वर्षों से तकरीबन, तो लोगों में एक संदेश देना चाहा कि जीवन में कैसे व्यवहार परिवर्तन किए जाएं, शौचालय यूज़ के बारे में हो, चाहे हाइजीन के बारे में हो, या किसी विषय पर हो। तो उनको मैंने कोशिश की कार्टून के माध्यम से, अपने इलस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से, कि उनको संदेश पहुंचाया जाए। और मैं बताऊं कि जो मेरे पास रिकॉर्ड है अभी, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे पास जो उपलब्धता की बात कह रहा हूँ, 2 लाख से अधिक मैं इलस्ट्रेशन और कार्टून बना चुका हूँ। क्या बात है। ये उसमें शामिल नहीं है जो कॉमिक बनाई मैंने, 200 कॉमिक बनाई विभिन्न कॉमिक पब्लिकेशनों के लिए, तो वो शामिल नहीं है। ये अभी हाल में जो मैंने 2000 के आसपास से शुरू किया वो है। तो 1 लाख 2 लाख तो ऐसे ही है, उसके आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, ये सिलसिला चलता जा रहा है। नीरज जी, आपने लाखों में कार्टून की रचना की है। आपसे जानना चाहूँगी, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है इस क्षेत्र के को लेकर? स्पेशली आपने कहीं से पढ़ाई की है, कुछ सीखा है, या फिर जो हम कहते हैं बच्चे से ही आप में इसकी टैलेंट कूट कूट कर भरी हुई थी? तो बताइए सर इसके बारे में। दिव्या, किसी भी कला में कोई इंस्टीट्यूशन या शिक्षक सिखा सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, तराश सकता है, लेकिन वो भीतर से आपके अंदर में होना चाहिए। मैंने जब कार्टूनिंग शुरू की तो मुझे कोई सिखा नहीं रहा था, मुझे बस ये बताया जा रहा था कि कार्टून के पेपर कौन सा होता है, उसके लिए कौन सी पेन होती है, बस ये छोटी मोटी जो उसका संसाधन है उसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद मैंने काम शुरू किया, और उसमें जो मेरे कला एवं शिल्प महाविद्यालय जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, पटना विश्वविद्यालय का कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, उससे मैंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। और उसमें इसका रोल है, उसकी भूमिका है, जैसे आप एनाटोमी है, शरीरों की रचना है, तो उसमें मदद मिली है, ऐसा नहीं है। अभी सर आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि किसी भी कला को बनाने के लिए उसमें रुचि ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल सटीक बात आप बोल रहे हैं। रुचि तो बहुत ज़रूरी है दिव्या, किसी भी काम के लिए भी। और रुचि तभी आपने 2 लाख रचनाएं भी कर ली हैं अब तक, और अभी सफ़र जारी भी है आपका। मैं आपसे समझूंगी कि जैसे आपने कहा कि कुछ सामान क्या लगता है, किस तरह के कलर का आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्टून आपने कई बार कलरफुल भी देखे होंगे, कॉमिक मैगजीन आपने देखी होंगी, या किसी न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो कई बार प्लेन होते हैं, सादे होते हैं, कुछ में कलर होता है। हम आपसे समझेंगे कि इसमें कितने प्रकार होते हैं और कलरों का उपयोग आप इसमें कैसे करते हैं, रंगों का उपयोग कैसे होता है? रंगों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी कैरेक्टर को हम कपड़े के रंग से अगर दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमिक है, कई पेजेस की कॉमिक है, तो एक कैरेक्टर है जिसके कपड़े अगर हम लाल पहनाएंगे या पीला पहनाएंगे, तो उसको आगे के फ्रेम में भी, आगे के खंडों में भी उसको दिखा करके उसके एक कैरेक्टराइजेशन में वो भी रंग का भी महत्व है। समझ में आएगा कि हाँ, ये कैरेक्टर जो है वो उसने पीले रंग का शर्ट पहन रखा है और लाल रंग का पहन रखा है, तो ये उसमें बहुत महत्व है। और कई बार बैकग्राउंड के लिए भी कलर का काफ़ी महत्व है, तो ये तो उसकी भूमिका है, वहाँ पर कलर्स की काफ़ी बड़ी भूमिका है। नीरज जी, आपने एनाटॉमी का भी जिक्र किया, तो कई ऐसे कार्टून होते हैं जिसमें कुछ फीचर को, आँख को या फिर नाक को बहुत उभार के दिखाया जाता है। तो वो कैरिकेचर जो आप बिल्ड करते हैं, वो जो बनाते हैं, उसके बारे में समझाइए कि ऐसा क्यों किया जाता है? कार्टून को जो इंसान नॉर्मली दिखता है थोड़ा उभार के क्यों दिखाया जाता है, मतलब क्या उसका मकसद उद्देश्य है? मेरा तो मानना है दिव्या कि हर एक व्यक्ति एक कार्टून है अपने आप में। क्या बात? उसमें ऐसे फीचर हैं, उसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं, उसको पता भी होता है कि मेरी नाक बड़ी है, मेरी नाक छोटी है, मैं रंग का ऐसा हूँ, मेरी ठुड्डी छोटी है, उसको पता होता है। जब उसको हम उभारते हैं, जो उसमें विशिष्ट बातें हैं उसी को हम उभारते हैं। किसी की नाक बड़ी हो तो और बड़ी करेंगे, छोटी हो तो बहुत छोटी करेंगे, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये नाक छोटी है, तो उसमें कैरेक्टर का फीलिंग आएगा। बस यही है।
चलिए सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक छोटा सा सवाल लेंगे आपसे। किसी को अगर इस फील्ड में करियर बनाना है तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? मैं एक और ऐड करना चाहूंगी अर्पिता कि अगर लोगों को लाइवलीहुड यानी कि जीवन व्यापन के लिए इस क्षेत्र में क्या कुछ आगे हमें मिलता है अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में ही बता दीजिए सर। देखिए, मैं अगर अपने अभी के स्तर से सोचूं तो लाइवलीहुड के लिए तो बहुत साधन है इसमें, लेकिन शुरू में अगर किसी ने शुरुआत करनी हो तो उनको पूरा धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी बरतनी होगी और पूरे लगन के साथ काम करना पड़ेगा। जी सर, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार बिहान में आने के लिए। दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भजन की बात ना की जाए, लोकगीतों की बात ना की जाए तो कुछ सूना सूना सा लगता है। और बिहार बिहान में हम आपको बिल्कुल भी सूनापन महसूस तो होने भी नहीं देंगे। दिव्या, हमारी कोशिश रहती है अपने दर्शकों को खुशनुमा बनाने की, ताकि उनका जो दिन है बहुत अच्छे से बीते। तो देखिए दर्शकों, बिहार बिहान में हमने एक खास गेस्ट को बुलाया हुआ है। दिव्या, मैंने तुमसे पहले भी जिक्र किया था, लेकिन अभी दर्शकों को बता देती हूँ कि बिहार की संस्कृति से जो खास व्यक्ति तो हमारे साथ मौजूद हैं, बखूबी वाकिफ है और इनमें कूट कूट कर भरी है ये संस्कृति। मगही, भोजपुरी और भजन गायिका। जी हाँ, मगही और भोजपुरी लोकगीत खास तौर पर गाती है और बिहार में तमाम तरह के जो उत्सव होते हैं, कई मंचों पर आपने इनको लाइव गाते हुए सुना जरूर होगा। स्वागत कर लेते हैं श्वेत प्रीति जी का कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बिहार बिहान में। धन्यवाद आप दोनों का, जो आप लोगों ने मौका दिया जी बिहार बिहान में। जी प्रीति जी, तो सवाल जवाब का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन मैं चाहूंगी हम सुबह की शुरुआत एक अच्छी से मधुर सी संगीत के साथ करें। तो सबसे पहले चाहूंगी आप दर्शकों के सामने 2 लाइन्स हमारे गा दीजिए आप। अच्छा, चूंकि सावन के बहुत सारे रंग हैं, शायद ही कोई रंग बचा हो जो इस सावन में ना हो। तो सबसे पहले भक्ति के एक रंग मीरा की रचना की 2 लाइनें मैं सुनाती हूँ आपको। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की हरि आवन की। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की हरि आवन की मन भावन की। नानी नानी बूंदन में बरसे, नानी नानी बूंदन में बरसे, भनक सुनियो हरि आवन की मन भावन की मन भावन की हरि आवन की। क्या बात है, आपने बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दिया है हमारे दर्शकों को भी और हमको भी। तो आप जिस तरह से आपकी सुर है, आवाज़ है, बहुत लग रहा है आप रियाज भी करती हैं और आपका अच्छा खासा अनुभव भी है। चूँकि आप मगही भी गाती हैं तो मैं इसके बारे में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मगही लोकगीत हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताइए, किस तरह से रचनाएँ होती हैं और उन रचनाओं में किन भावों का जिक्र होता है आमतौर पर? चूँकि मगह क्षेत्र मेरा मायका है और अपने भोजपुरी की बात की तो वो मेरा ससुराल है। अरे वाह। तो ऐसे भी महिलाएं 2 संस्कृतियों की वाहक होती हैं जी। मगही मेरा नालंदा जिला घर है, नालंदा जिला में बेलछी चंडी प्रखंड में पड़ता है, वो मेरा घर है। तो मगही के क्षेत्र में चूँकि अब काम शुरू हुए हैं, जहाँ तक लोकगीतों की बात है तो रचनाएं नहीं होती जो परंपरागत चलती आ रही हैं। जैसे सावन की बात करते हैं, चूँकि भोजपुरी में बहुत काम हुए हैं, मैथिली में बहुत काम हुआ है, मगही में थोड़ा कम है। तो अभी सावन की हम बात करते हैं, कजरी के बारे में हम सभी जानते हैं, पर मगध क्षेत्र की एक खास विशेषता है कि
इस टाइम में, सावन के टाइम में चौहट गाई जाती है। चौहट बोलते हैं। विषय सेम है, लगभग वही रहते हैं, लेकिन कजरी का मतलब है कि जो मन का उद्गार है बारिश को देख के, जिसके मन का उद्गार जैसा है, युवा पीढ़ी का कैसा है, श्रमिक का कैसा है, जो खेतों में काम कर रहे हैं उनका कैसा है, बिल्कुल वो मन के उद्गार गीतों जी के रूप में। प्रीति जी, आपने चौहट का भी जिक्र किया, कजरी का भी जिक्र किया। मैं चाहूंगी आप दोनों में से आपको जो ठीक लगे मुझे 2 लाइन सुना दीजिए और दर्शकों को भी सुना दीजिए, क्योंकि सावन का महीना है, कजरी चौहट सुनना हमारे लिए जरूरी ही हो जाता है। आप जरूरी सुनाइए। बिल्कुल। तो चौहट में भी है जो कि दोनों हमने कहा कि रस होते हैं। आम तौर पे जो है ना, महिलाएं वो रोपनी के टाइम में, या मतलब एक खेल है, वो धीरे धीरे रिदमिक इसमें गाती हैं। ज़्यादातर विरह के जो गीत हैं वही होते हैं। जो हमने सुना है, मेरे यहाँ जो काम करती हैं, हमने उनसे पूछा है उसके विषय में, उन्होंने सुना है बड़ी प्यारी सी धुन। मुझे लगा कि शायद ये सुर, हम लोग ये इस सुर को अगर इसको व्यक्त करें, इसको रिदम में लाएं, तो ये कितना अच्छा हो सकता है। मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ जो हमने अपनी उस गांव में उन बूढ़ी औरतों से सुना है। क्या बात है, जरूर। हाँ, एक है पियवा गईलन रामापुर बनिजिया हो, रामाए कोरे चिठिया नाही रे भेजवलन हो, रामाए कोरे चिठिया। वो बिल्कुल ऐसे ऐसे गाती हैं, रामाए कोरे चिठिया। क्या बात है। बार है बछरवा पिया एक चिठिया भेजलन है, रामा पढ़हु न आवै। अब ये धुन और ये व्यथा सुनिए कि एक चिट्ठी भी भेजा, उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। क्या बात है। ये गांव की जो महिलाएं जो धान रोपनी ये कर दर्द रही है। हैं, आप उनके इस रिदम में और ये दर्द उस व्यक्त धुन कर में रही आप हैं, खो जाएंगे। देखिए है बिल्कुल, वो रिदम जैसा में कि वो जिक्र दर्द किया भी है। विरह, उस रस पे ये विरह पूरा का वो निर्भर धुन कर भी है, वो दर्द भी है, जो हमारे यहाँ भोजपुरी में भिखारी ठाकुर के विदेशिया में मिलता है, सेम है। बिल्कुल। आप लगातार ये जो आपके सुर है, मैं इनको समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहे किसी भी संगीत की बात करें, किसी भी कला की बात करें, एक होता है अभ्यास, तो रियाज की बात करें, हमने सुना है बहुत सारे लोग रियाज करते हैं ताकि उनके ये जो गले, जो कंठ है, ये और ज़्यादा खुल जाए और आवाज़ और मधुर हो जाए। आप कैसे रियाज करती हैं? अपना शेड्यूल हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी जान सकें। रियाज के बिना तो खैर आर्ट का कोई फील्ड में हम इसकी ये नहीं कह सकते कि ये नहीं, रियाज क्या होता है नहीं कर सकते। इसके बिना जब भी हम रियाज छोड़ते हैं तो अगर परफॉर्मेंस है उस दिन तो लगता है कि आज कुछ छूट रहा है, शायद कुछ मिस हो गया है, ऐसा लगता है। तो वो रियाज की आवश्यकता खासकर संगीत में तो बहुत बहुत पड़ती ज़रूरी है, क्योंकि लोकगीत का जहाँ तक बात है, हम बात करते हैं कि मन का उद्गार है, गाते हैं। हम अंतर ऐसे समझ सकते हैं उसको कि जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा है जो हम बोलते हैं मगही भोजपुरी, लेकिन अगर हम लिटरेचर में जाते हैं हिंदी इंग्लिश तो हमें ABCD एंड क ख ग घ सीखना पड़ता है। पूरी किताब बाद में हम समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। सेम बात है शास्त्रीय संगीत के ग्रामर में। आपने शुरुआत कब की थी ये लोकगीत गाने की, मगही भोजपुरी? जैसा कि आपने बताया आपका ससुराल मायका पड़ता है इन दोनों रीजन में, तो आपने शुरुआत कब की गाने की और आपने शुरुआत मगही से की थी? जी बताइए। ये बहुत मैं क्या कहूँ, याद करती हूँ तो मेरे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई इस विधा से नहीं जुड़े हैं। बचपन से शौक था, मैं स्कूल के प्रोग्रामों में भाग लिया करती थी, अच्छा लगता था। पर मेरा जो परिवार है वो बहुत रूढ़िवादी परिवार था। मेरे नानी घर में दशहरे में प्रोग्राम हुआ करता था, वहाँ लोग जाते थे देखने, पर हमारे यहाँ नहीं। अच्छा। तो मैं ना दशहरे में चली जाती थी और मामू से जिद करके वहाँ 1-2 गाना गाया करती थी मंचों पे जाके।
क्या बात। इसका मतलब ये है कि आपने अपने बचपन में जो लोक गीतों को सुना, जिस तरीके से तमाम मंचों में आपने देखा कि कैसे लोक कलाकार प्रस्तुतियां देते, कहीं ना कहीं उसने आपको प्रभावित किया और आपके मन में एक प्रेरणा दी कि क्यों ना मैं भी इस फील्ड में खुद को आजमाऊं, अपनाऊं इसको। तो हम सिलसिला बातचीत का जारी रखेंगे, चूंकि आप काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, तो आपकी मधुर आवाज़ का आनंद और लिया जाए। कुछ और जो बेहतर आपको लगे गुनगुनाइए, खास तौर पर अभी आपने मगही गा दिया है भजन भी, तो क्यों ना बात भोजपुरी की हो जाए। हाँ, भोजपुरी में भी कजरी है, लेकिन उसके पहले मैं एक और आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। सावन का एक और रंग है। अब वो परंपरा नहीं रही। पहले सावन में मायके लड़कियों के ससुराल में मायके से सवनपुरिया जाता था, है ना। हरी साड़ी चूड़ी ये जाया करता था और उनकी विदाई भी हुआ करती थी। और इसको बखूबी आपने सुना होगा कि अमीर खुसरो। सावन का ये रंग ये है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक माँ का दर्द। मैं 2 लाइनें उसको पहले सुनाऊंगी। जरूर, फिर जरूर। अम्मा मोरी बाबा को भेजो रे, अम्मा मोरी बाबा को भेजो रे, कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मोरी बाबा को भेजो रे। माँ का बेबसी। बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा रे, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा रे, कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मोरी भाई को भेजो रे। ये सावन का एक रंग ये भी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बेबसी का रंग है। आपकी आंखें भर आई हैं, ये बता रहा है कि आप कितनी भाव विभोर है, उस भाव को आप कितना महसूस कर रही हैं, ये आपकी आंखों में ये जो आंसू छलक आए ये बता रहे हैं। और शायद लोक कलाकार की ये जो दिल की आवाज़ होती है, शायद यही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आकर्षित भी करती है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ और भी गुनगुनाइए, क्योंकि आपने जो अभी तक जिस तरह से आप प्रस्तुतियाँ दे रही हैं, आप न सिर्फ भाव बता रही हैं बल्कि हम सबको एक सामाजिक ताने बाने से जोड़ भी रही हैं। तो ज़रूर। हाँ जी, ये एक ऐसा ये है कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब संगीत सीखने के लिए पटना की तरफ मूव की, तो बहुत ही अच्छे एक संस्था थी सुरांगन, जो लोकगीतों पे काम करती थी। मैं वहाँ से जुड़ गई थी और बहुत लंबे समय से मैं IPTA इप्टा से जुड़ी हुई हूँ और थिएटर भी करती हूँ। तो ये 2 संस्थाएं जो सोसाइटी के लिए लोकगीतों की तरफ संरक्षण और इस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और इनसे आपने सीताराम सिंह का नाम सुना होगा, तो उनका भी सानिध्य मुझे मिल गया। अर्जुन चौधरी का नाम सुना होगा, उनका भी सानिध्य मुझे मिल गया। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इन लोगों का साथ मुझे मिल गया, ताकि मैं संगीत के क्षेत्र में भटक नहीं सकी। मुझे संगीत का बहुत ही लोकगीतों के क्षेत्र में काफी अच्छा। आप थिएटर भी करती हैं, लोक गीत भी गाती हैं, तो थिएटर में लोक गीत का क्या कुछ महत्व है? आपने मतलब क्या कुछ योगदान दिया है अपने तरफ से? मैंने भिखारी ठाकुर का गबर घिचोर के बहुत सारे शोज किए हैं, जो कि गायन प्रधान है। जी, क्या बात है। उसके तो हमारे थिएटर विधा में जो लोकगीत हैं, इनको किस तरह से मर्ज किया जाता है? हमने बहुत सारे मंचों पर थिएटर अगर देखा होगा, बहुत सारे लोग देखना पसंद भी करते हैं आजकल थिएटर, लेकिन उस थिएटर में हमने देखा होगा कि लोकगीतों को जो रखा जाता है, साथ में जो कड़ियाँ एक दूसरे से जो जोड़ी जाती हैं, वो लोकगीत माध्यम बनता है। हाँ, तो इसके बारे में और दर्शकों को बताइए ताकि लोग समझ पाएँ। थिएटर है कि लोकगीतों को सही स्वरूप में रखने का काम करती है, संजोने का काम करती है। हम लोग तो परफॉर्मेंस में थोड़ा देख लेते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है, तो वो जो डिमांड कर रही है तो हम लोग थोड़ा बदल जाते हैं। लेकिन थिएटर है जो
समसामयिक विषयों को देखकर बनाया जाता है जी। तो वहाँ इसका काम होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा हमने कहा कि भोजपुरी हो, मगही हो या यूँ कहें भजन गायन हो, हर किसी के लिए कोई ना कोई शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती है। अगर हम मगही और भोजपुरी दोनों की बात करें तो इस फील्ड में किसी को अगर अपना करियर बनाना है, बतौर आर्टिस्ट उसको सिंगर बनना है, तो क्या उसके लिए उपलब्ध है? किस तरह वो पढ़ाई कर सकता है? क्या एजुकेशन ले सकता है? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे। अब तो काफ़ी बदलाव आया है। हम लोग जब आए थे उस टाइम हाँ, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आपको उस विषय में क्या करना है, तुरंत सर्च कीजिए। और शिक्षा तो खैर बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो संगीत के लिए आप अब तो है कि आप कॉलेज में भी शुरू हो गई है। पहले यहाँ बिहार में सिर्फ जेडी वुमेन्स में म्यूज़िक से पीजी मास्टर्स करने की सुविधा थी। अब तो सभी कॉलेज में हमें लगता है लगभग हो गया बिहार के लगभग सभी कॉलेज में म्यूजिक में आप कोर्स कर सकते हैं। हाँ। और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत प्रोफेशन है। भी बन गई है बिल्कुल। म्यूजिक देखा जाए तो। थोड़ा सा थोड़ा बिहार में हमारे यहाँ और भी ठीक है। ज़रूरत है, क्योंकि हम ठीक। लोग सिर्फ धीरे-धीरे वोकल बदलाव और इंस्ट्रूमेंटल आता में है। तबले पे काम करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जी जी उनकी प्रीति जी, कमी अब हो गई है यहाँ। इसे हम समाप्त करते हैं, लेकिन आखिरी सवाल बस पूछना चाहूंगी कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, हमने भी संगीत में ग्रेजुएशन किया था। और कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए चाहूंगी कि एक बार श्वेत प्रीति जी आपको एक और मधुर सा संगीत सुना दें। जी प्रीति जी, मैं चाहूंगी कि आप भोजपुरी को थोड़ा सा सुनाइए हमारे दर्शकों के सामने और हमारा सुबह और भी मधुर बना दीजिए। एक पारंपरिक कजरी है। हरे रामा उमड़ घुमर के बरसेला बदरवाए रामा, हरे रामा उमर घुमर के बरसेला बदरवाए रामा, बन में सारस पपिहा मोर, कोयल कुह के जोरे जोर, बन में सारस पपिहा मोर, कोयल कुह के जोरे जोर, हरे रामा बिरही तान सुनावेला कोयलिया रामा, कि हरे रामा बिरही तान सुनावेला कोयलिया रामा, हरे रामा उमड़ घुमड़ के बरसेला बदरवाए रामा, हरे रामा उमड़ घुमड़ के बरसेला बदरवाए रामा। क्या बात है, श्रृंगार रस का जो अद्भुत उपयोग किया है आपने बिहार में। बारिश का मौसम सावन में बहुत खूबसूरत लगता है, और मोर जब नाचता है बादल को देख के तो उसकी छटा को कहना ही क्या, क्यों दीदी यार। जी बिल्कुल प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों की सुबह को बेहद ही खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आपने बिहार के दर्शकों को बहुत सारे मनोरंजक ना सिर्फ भजन सुनाए बल्कि उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप दोनों। हमारे दर्शकों के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है और वो बिहार कार्यक्रम को लेकर हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कोई सजेशन उनके पास है या कोई अपनी प्यारी सी बात हम तक शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारा पता नोट कर ले। जी हाँ, हमारे दर्शकों, हमारा पता नोट कीजिए। निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 8001। हमारे दर्शक, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और इसके लिए हमारी जो मेल आईडी है उसको भी नोट ज़रूर कीजिए, director@gmail.com। और आगे आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे एक नए कार्यक्रम, नए गेस्ट और नए सुझाव के साथ।